वेलकम टू एन एग्जाम्पल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत पुराना टॉपिक है। जिन लोगों को पीएचपी समझ नहीं आती, मतलब कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको कोड करना है, स्टार्ट कहाँ से करें, माई एसक्यूएल में डाटा कैसे इंसर्ट करें, डाटा इंपोर्ट कैसे करें, डाटा एक्सपोर्ट कैसे करें, इसके अलावा डाटाबेस सेलेक्ट करना, डाटाबेस से में इंसर्ट करना, डाटाबेस को अपलोड करना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हिंदी ट्यूटोरियल में ये पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि स्टार्ट पीएचपी से शुरू की है। तो सबसे पहले पीएचपी को सिस्टम के अंदर रन कराने के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो चाहिए एक होस्टर। यानी अगर आप एक होस्टर होगा तभी आप पीएचपी को रन करा सकते हैं। तो होस्टर जो बेस्ट होस्टर है बिल्कुल फ्री, वो है अपाचे। और इसके बाद दूसरी चीज़ चाहती है पीएचपी को रन कराने के लिए पीएचपी के सिस्टम्स फाइल, और एसक्यूएल के लिए माई एसक्यूएल। तो इन सब का कंबाइंड जो होता है वो एग्जैम्प होता है। एग्जैम्प इसलिए होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्स मीन्स एक्सपी, एक्स इससे लिया गया एक्सपी से। ए फॉर मीन्स अपाचे का पहला लेटर, एम माई एसक्यूएल का पहला लेटर, पी पीएचपी का पहला लेटर, और पी पैरेलल का पहला लेटर। तो इस तरह बनता है एग्जाम। अगर ये उबंटू या लाइनेक्स के लिए यूज़ करना हो तो ये एग्जाम नहीं बल्कि लैंग सर्वर होगा। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 32 बिट। तो 32 बिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट डाउनलोड करेंगे, नहीं तो 64 बिट इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके। अब इसको डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ गूगल पे लिख दीजिए जैम 32 बिट या 64 बिट। जो स्टार्ट के दो पहले रिजल्ट आएंगे अपाचे से रिलेटेड, बस वहीं उसी साइट को ओपन कर लेना है, आपके डाउनलोड हो जाएंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें, यस करें, इसके ओपन होने का वेट करते हैं, नेक्स्ट करें। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है उन चीज़ों को जिनकी चीज़ की हमें ज़रूरत है। हम सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं उसे फालतू में ऐड करने से क्या फ़ायदा है, पाइलर जो भी। तो फैक्ट मिलर हमें यूज़ नहीं करना है, वेबलाइजर हमें यूज़ नहीं करना है, पैरल हमें यूज़ नहीं करना है, टॉमकेट नहीं यूज़ करना है, मरकरी मेल सर्वर नहीं यूज़ करना है, और फाइलज़िला की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में तो हमें सिर्फ इसे डेस्कटॉप पे ही प्रैक्टिकल करके दिखाना है, कोई वेबसाइट पे तो इंस्टॉल करना ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइलज़िला होस्ट किसी किसी होस्ट पर अपनी फ़ाइल को अपलोड करने के काम आती है। एक इजी तरीका है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी वर्चुअल होस्ट होते हैं वहाँ फ़ाइल अपलोड करने के लिए खुद ही ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट करते हैं। ये इंस्टॉल होगा सी ड्राइव में एग्जाम नाम के फोल्डर पे। हमें रीड मोर अबाउट बिटनैमी को रीड नहीं करना है, तो इसे हम चेक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इस इंस्टॉलिंग के बीच करीब 75% कंप्लीट होने पे एक मैसेज भी आएगा जो मेरे सिस्टम में नहीं आएगा। वो होगा फायरवॉल का, जहाँ वो अलाउ करने को कहेगा, तो आपको अलाउ कर देना है, चाहे पब्लिक सर्वर पे चाहे प्राइवेट पे, दोनों ही एक ही जैसे काम करेंगे। इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। ये हो गया इंस्टॉल। अब अनइंस्टॉलर क्रिएट हो रहा है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी देर ये वेट कराएगा, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रैम और प्रोसेसर पर। अब ये हो चुका है, हम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है। ये आ गया हमारा कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ से स्टार्ट करना है
अपाचे को। अगर एसक्यूएल को स्टार्ट करना है तो एसक्यूएल को भी स्टार्ट करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप सिस्टम ऑन करें, मतलब ये इस डायलॉग बॉक्स जब भी ओपन करें तो ये ऑटो स्टार्ट रहे, ना कि हर बार स्टार्ट करना पड़े, तो कॉन्फ़िग में आकर आप यहाँ चेक बॉक्स पर मार्क लगा देंगे, चेक कर देंगे और सेव कर देंगे। तो जितनी बार आप इसे बंद करके शुरू करेंगे, ये स्टार्ट नहीं आएगा। तो अब आते हैं पीएचपी माई एडमिन। जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है उसी पर ये खुलेगा, लेकिन आप किसी भी ब्राउज़र पर लोकल होस्ट एड्रेस दोगे तो इस वक्त आपका पीएचपी पेज आपका होस्टर शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एडमिन वाली बटन का यूज़ करते हो तो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ही ओपन होगा। क्लिक किया, मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स, तो ये मोज़िला फायरफॉक्स पर ओपन हो गया। अब यहाँ आ रहा है इसका डैशबोर्ड, अपाच जैम का डैशबोर्ड आ रहा है। अब इसे जितनी बार भी हटाकर हम अपना पेज लाना चाहेंगे नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में जहाँ एग्ज़ाम फ़ोल्डर है उसे ओपन करना है, और htdoc जो कि पब्लिक फ़ोल्डर है, बाकी के जितने भी फ़ोल्डर और फाइल्स हैं ये इसके सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन htdoc फ़ोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो सब के सब पब्लिक होंगे। यही आपको पूरा प्रैक्टिकल करना है। और जब आप किसी वर्चुअल होस्ट पर प्रैक्टिकल करेंगे या कोई साइट बनाएंगे तो वहाँ htdoc नाम का फ़ोल्डर नहीं होगा, बल्कि पब्लिक अंडरस्कोर html नाम से फ़ोल्डर होगा। XAMPP में htdoc फ़ोल्डर होता है और वर्चुअल होस्ट में पब्लिक अंडरस्कोर html नाम का फ़ोल्डर पब्लिक होता है। उसके अंदर सारी क्वेरीज करनी होती है, सारी फाइल्स बनानी होती है। तो ओपन करते हैं। अब यहाँ जितनी भी फाइल है इसे डिलीट कर देना है। अब इन अब इंडेक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसे भी डिलीट कर देना है, वरना ये हर बार डैशबोर्ड वाले पर भेज देगा। ये हो गई, सेव करें और डैशबोर्ड को हटाइए एड्रेस से, एंटर कीजिए। अब ये देखिए पीएचपी रन हो गई सक्सेसफुल। अब पीएचपी रन हुई, पेज तो आ गया, लेकिन पीएचपी रन हुई कि नहीं हुई ठीक से, तो इसका पता लगाने के लिए आप पहला जो बेसिक पीएचपी का कोड है वो टाइप करें, जो कि ग्लोबल कोड है, इको, और यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो डिस्प्ले अगर हो गया तो इसका मतलब पीएचपी रन हो गई। तो चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये हो गई पीएचपी रन। अब यहाँ एक और भी एक्नॉलेजमेंट देना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते हैं, अब और वो सीखना भी चाहते हैं। तो कुछ जगहों पे ये सवाल आता है कि ये जो फाइल है index.php, अगर मान लो आप ये नहीं पा रहे हो, या आपको index.html या किसी भी तरह की फाइल जनरेट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए क्योंकि इंडेक्स है नहीं तो यहाँ पे एरर आएगा, आ गया। तो इंडेक्स जनरेट करने का के लिए कोई स्पेशल बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अभी यहाँ देखिए मैं एक रिच टेक्स्ट क्रिएट करूँगा सिस्टम से, न्यू फाइल से रिच टेक्स्ट क्रिएट किया तो ये आ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के सिस्टम में ये टी एक्स टी नहीं आता है, अभी ये एरर पाई जाएगी, एरर हो गई, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों के सिस्टम में टी एक्स टी यानी इसका फॉर्मेट नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपका जो ये कंप्यूटर जो भी फोल्डर खोलें, यहाँ व्यूज़ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट के तीसरे कॉलम में आपको मिलेगा ये तीन ऑप्शन, जो एक हिडन फाइल को शो कराने के लिए होता है, दूसरा होता है एक्सटेंशन को शो कराने के लिए, एक्सटेंशन नेम को, और ये अनचेक होता है। डिफ़ॉल्ट जब आप विंडो इंस्टॉल भी करते हो तो ये अनचेक होता है, तो इसकी वजह से आप रिच टेक्स्ट भी क्रिएट करेंगे तो ये रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम से आएगा, इसका फॉर्मेट नहीं शो करेगा, फॉर्मेट प्रॉपर्टी में शो करेगा। यहाँ से आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ एक्सटेंशन पर आप चेकबॉक्स लगा के रखो, ये एक्सटेंशन शो करेगा। तो एक बार इसे रीनेम करते हैं। अब यहाँ लिख देना इंडेक्स। इंडेक्स इसलिए लिखना है क्योंकि किसी भी होस्ट का जो डिफ़ॉल्ट
पेज होता है, किसी भी होस्ट का जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो इंडेक्स ही होता है, यानी होम पेज जब भी आएगा इंडेक्स पर ही आएगा। इसके अलावा भी कुछ होम नाम से और अलग-अलग नाम से होते हैं, लेकिन इंडेक्स डिफ़ॉल्ट पेज है। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखना है वो लिखना है PHP, तो ये PHP की फ़ाइल बन जाएगी। अगर हम HTML लिख दें तो HTML फ़ाइल बन जाएगी। JS लिख दे तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। ठीक इसी तरह CSS लिख दे तो ये CSS स्टाइल फाइल बन जाएगी। तो हमने PHP राइट किया और यस किया, ये PHP फाइल बन गई। अब यहाँ ये एरर हट जाएगा। इसके बाद फिर वैसे ही यहाँ PHP के कोड्स एंटर करने हैं। अगेन इको, सेव। तो ये हो गई PHP रन। अब इस पे कितने फंक्शंस बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। लेकिन थोड़ा सा अब एक बार सिर्फ डिस्प्ले करा दे रहे हैं, इसके लिए अगली वीडियो में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। स्पेशली PHP माई एडमिन माई SQL से रिलेटेड की वो वीडियो होंगी जहाँ इंसर्ट कराना, सिलेक्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना, डेटाबेस से रिलेटेड सारे कंटेंट शो करूँगा। इसके अलावा डेटाबेस के अंदर PHP माई एडमिन के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये भी बताऊँगा। एक बार पेज देख लेते हैं। तो जैसे ये है PHP माई एडमिन का पेज। अब यहाँ ये डेटाबेस इतने सारे सिस्टम्स हैं और उसके बाद डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, जिनके मान लीजिए आपको क्रिएट करना भी आता है तो उसके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कराएंगे। अब एक इस पे मैटर ये भी है कि आज के टाइम में पाइथन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर माना जा रहा है और बोला जा रहा है कि PHP डेट हो चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी PHP के बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट PHP की ही होती है और PHP अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत है, ये डेट नहीं हुई है और आने वाले कई सालों तक यानी कम से कम 10 साल 20 साल तक PHP अपनी ही जगह पर रहेगी। हाँ, इसकी जगह पर कोई दूसरी लैंग्वेज आ ज़रूर सकती है, लेकिन उस लैंग्वेज को अपनी जगह बनाने में टाइम लगेगा। इसका रीज़न क्या है कि देखिए PHP वर्ल्ड के सबसे टॉप लैंग्वेजेस में से और सबसे ओल्ड लैंग्वेजेस में से है। जब वेब सर्वर बनना शुरू हुआ है उसके बाद जो पहली या दूसरी जो लैंग्वेजेस आई हैं सर्वर से रिलेटेड, तो उनमें से एक PHP है। अब क्योंकि ये ओल्ड है और उस वक्त दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं थी तो जितने भी प्रोग्रामर और डेवलपर्स थे वो इस पर ज़्यादा फोकस करते थे। इसकी वजह से PHP के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम्स अवेलेबल है जो कि पाइथन के अंदर नहीं है डायरेक्टली, और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी नहीं है। तो इस वजह से PHP डेट नहीं हो सकती। अगर PHP की तरह कोई दूसरी लैंग्वेज भी बनाई जाए और मार्केट में शो किया जाए तब भी उस लैंग्वेज में इतने सिस्टम आने में बहुत टाइम लगेगा बिल्कुल सक्सेसफुली। अब क्यों ऐसा है पाइथन इसकी जगह पर पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, तो वो रीज़न बहुत सीधा सा रीज़न है कि अगर हमें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो PHP स्पेशली वेब एप्लीकेशन के लिए बनी हुई है और वेब एप्लीकेशन से अकॉर्डिंग जितने भी सिस्टम्स हैं PHP में अवेलेबल है। बट पाइथन में क्या है कि सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जब पाइथन से आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो सबसे पहले पाइथन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ये आपका इंडेक्स 5 पेज है, ये जो डॉट PHP की जगह पर डॉट .py यूज़ होगा उस वक्त, ये पहले ही भारी हो जाएगा। भारी मीन्स लोड होने में टाइम लेगा, भले ही लोकल होस्ट पे ये फ्यू सेकंड का टाइम ले, बट ये टाइम लेगा। लेकिन जब ये किसी वेब पेज पे अपलोड होगा तो वहाँ पर ये ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि वो इंटरनेट से चलेगा, ना कि हमारे सिस्टम से डायरेक्ट। अब जो लोग जिन लोगों की इंटरनेट फास्ट होती है वहाँ वो पेज तो खुल जाएगा, लेकिन जिन लोगों की इंटरनेट स्लो होती है स्लो स्पीड में, वो वहाँ ये पेज पूरी तरह से खुलने में प्रॉब्लम होगा। और
जब ये पूरी तरह से खुलने में प्रॉब्लम करेगा तो जाहिर सी बात है यूज़र आपकी साइट पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले खुलने में ही या लोड होने में ही टाइम लेती है। अब बहुत कोई इमरजेंसी होगी तो वो उसका वेट करेगा। जबकि पीएचपी तुरंत तुरंत खुल जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है कि पीएचपी को इसमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। पीएचपी ऑलरेडी सर्वर के साथ कनेक्ट होती है। अब पीएचपी में अब पाइथन में एक और फ़र्क क्या है कि अब इंपोर्ट करना तो ये हो गया कि पहले पाइथन को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, जबकि पीएचपी को इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। रहेगी बात इंस्टॉलिंग की, तो पीएचपी को भी इंस्टॉल करना पड़ता है और पाइथन को भी करना पड़ता है। तो ये तो सिमिलैरिटी है कि दोनों को इंस्टॉल तो करना ही है, लेकिन पीएचपी को इंपोर्ट नहीं करना है, जबकि पाइथन को इंपोर्ट करना है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए पीएचपी में मुझे कोई एक सिस्टम बनाना है, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं तो डेटाबेस को ही कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए पीएचपी में हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है, सिर्फ एक लाइन, कुछ इंपोर्ट नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। जबकि पाइथन में माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद उसे इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद हम वो लाइंस लिखेंगे जिससे ये डेटाबेस कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इतनी पंचायत होगी इसमें। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखनी है। तो ये बेनिफिट है कि पीएचपी में जितने कोड्स की ज़रूरत है आप उतने ही कोड्स पर बनाकर बहुत ही हल्की और सक्सेसफुल साइट यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ बात आती है मोर फंक्शंस की, बहुत ज़्यादा फंक्शंस की, तो कभी भी आपको अगर पीएचपी वेब एप्लीकेशन पे कोई स्मार्ट वेब पेज बनाना है ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शन सिर्फ के साथ, तो आप दो टॉप लैंग्वेजेस का यूज़ कर लीजिए, एक पीएचपी और एक जावा स्क्रिप्ट। इन दोनों के कंबाइंड कम्युनिकेशन से ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस सिस्टम बन सकते हैं। इतना आप वेब गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो पीएच कुल मिलाकर पीएचपी डेड नहीं है, ना होने वाली है। अगर पीएचपी की जगह पर स्पेशली वेब एप्लीकेशन के लिए भी कोई सॉलिड लैंग्वेज आ भी जाती है तब भी पीएचपी अपनी ही जगह पर चलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के और ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो पीएचपी का ही यूज़ करते हैं। तो पीएचपी को डेड होने में बहुत बहुत लंबा सफ़र समय लगेगा, या तो फिर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जो कि एकदम ही अलग हो। तब पीएचपी क्या, जितने भी सिस्टम हैं मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस है वो डेड हो सकती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा तो कुछ होना नहीं है। जब भी आएगी अपडेट्स आएगी तो अगर दूसरे लैंग्वेजेस में अपडेट आएगी तो पीएचपी में भी आएगी, आती ही है। तो पीएचपी एक वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत बेटर लैंग्वेज है। और इस ट्यूटोरियल में पीएचपी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी कंटेंट्स होते हैं, बारी बारी हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आपको पीएचपी सीखनी है या पीएचपी के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के बारे में जानना है, कौन से सिस्टम किस तरह काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बात और कि इस चैनल पे एन एग्जाम्पल पे किसी भी तरह के बने बनाए सिस्टम को डिस्प्ले नहीं किया जाता है। जैसे लॉगिन सिस्टम वगैरह कुछ भी बने बनाए सिस्टम को डिस्प्ले नहीं किया जाता है, शुरू से नहीं किया जाता है। यहाँ पे किसी सिस्टम को बनाने की थ्योरी बताई जाती है, किस तरह वो सिस्टम काम करता है, किस तरह उसे मॉडिफाई किया जाता है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर आप ये सोचकर चैनल पे विजिट करते हो कि अगर हमें एक लॉगिन सिस्टम चाहिए सिंपल सा, तो यहाँ से सीधा सीधा डाउनलोड करके उसे मॉडिफाई कर दें तो हो जाएगा, तो इस तरह आप कोई बड़े प्रोग्रामर नहीं बनोगे, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करके उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे, लेकिन एक्चुअली में वो सिस्टम बना कैसे ये आप नहीं समझ पाओगे। तो इन एग्जाम्पल पर जितने भी लोग हैं उन्हें ये बताया जाता है, उन्हें ये दिखाया गया है कि कौन सा सिस्टम किस तरह बनता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। तो अगर आपको पीएचपी लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट इस तरह की लैंग्वेज को हार्डली समझने की चाहत है, आप इसे सीखना चाहते हैं एक बड़े प्रोग्रामर बनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम माई एसक्यूएल के कितने यूज़ हैं,
क्या क्या सिस्टम इसके अंदर हैं और कौन सा सिस्टम किस काम के लिए यूज़ आता है, और कम से कम कोड में सेफली तरीके से हम कैसे एसक्यूएल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इंसर्ट करना, सिलेक्ट करना, और कितने तरीके हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। ज़्यादातर तो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि पीएचपी एडमिन में जो एसक्यूएल की सेटिंग्स होती है वो क्या क्या होती है, और जो जानते हैं तो वो अपनी जगह पर हैं। तो अगर आप स्टार्ट से देख रहे हैं या आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज चाहिए एडवांस सिस्टम के लिए, तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।